0.4 मोल इज रिमेनिंग. जीरो 0.15 यही है ना. ओके, तो ये तुम्हारा डेटा तुम लोग बता रहे हो कि आ रहा है 0.45, राइट. 1.5 सबका आंसर अलग आ रहा है. ओके, ये लिखता हूँ. तो ये हो गया 0.4. अच्छा, 0.4 ले लेते हैं, ठीक है. एंड दूसरे का ले लेता हूँ मैं 0.15. ओके, तो कितना परसेंट रिएक्ट किया ये बताओ. परसेंटेज मतलब कितना परसेंट प्रोडक्ट बना, कितना बनना चाहिए था, कितना प्रोडक्ट बना. अब परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग, Na2CO3 की फेरिक नाइट्रेट. हाँ, फेरिक के अनुसार 84% आ गया. Na2CO3 के अकॉर्डिंग टू Na2CO3 कितना परसेंट इल्ड आया. यस, तो इल्ड किसके अकॉर्डिंग आता, जो लिमिटिंग रेजेंट है उसी के अनुसार होगा. लिमिटिंग रेजेंट दोनों में कौन हिस्सा है, दोनों का लिमिटिंग रेजेंट Na2CO3 है. ओके, 3.6/3 1.2 आया ना. तो अकॉर्डिंग टू Na2CO3 वो कितने आने वाला था, 3 मोल का 6 मोल, मतलब 3.6 मोल का 7.2 मोल आना था. बट 7.2 की जगह 6.3 आ गया. तो कितना परसेंट आ गया, 6.3 आउट ऑफ 7.2 इंटू 100 ना. तो ये हो जाएगा परसेंट इल्ड will be 6.3 out of 7.2 into 100%. क्लियर हुआ कैसे, ये देख लो ये कितना आ रहा है. हाँ, वो हो गया कि Na2CO3 is limiting reagent, so maximum yield of product, yield मतलब बन जाना, yield of product was 7.2 मोल, बट फॉर्म कितना हुआ था 6.3 मोल. सो परसेंटेज निकाल लो. ओके, नेक्स्ट. अब कौन कौन सा डाउट है देखता हूँ, पहले तो यही दिखा था मुझे. नो डाउट, यस का कोई डाउट ही नहीं था. वेरी गुड. कितने लोग विदाउट डाउट है, नो डाउट, ये सब भी कर लिया था तुम लोगों ने. इलेवन, 16, 21, एक्सरसाइज 1 में 31, एक्सरसाइज 1 में 31. ओके, वो देखते हैं. और कौन सा है, BB2 में और है, क्वेश्चन नंबर 4 और 22 भी है. 4, 22, 29, 31, 36. अच्छा, इतना कर लेते हैं. 10 भी है, 4, 10, 22. 4, 10, 22 पहले कर ले. 7th भी. ओके, 4, 7, 10 पहले करते हैं, उसके बाद बताना जो भी है. 4, 7, 10. 10 किसी और का डाउट है, 10 डाउट है किसी का, यस लिखो. जो क्लियर हो गया, 10 नहीं है, ठीक है. 4th और 7th था. 4th इज फ्रॉम BB3, नॉट फ्रॉम BB2. BB2 से बताओ.
BB2 से ये सब लिखा है ना तुम लोग ने। बिगनर्स वर्क्स 2 में बताओ जल्दी से कौन कौन सा। 3 तो आने वाला ही नहीं है कंसंट्रेशन टर्म, वो छोड़ो बाद में कर लेंगे। एक बार फिर से सब लिखो, केवल लिखो BB2 कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर, बस ऐसे लिखो। 7th। वल्लभ क्या हो गया तुम्हारा, रिपीट होते जा रहा है। 7 7 7 7 9 22 3B। ओके 3 7 9 22 देखो 3 7 9 22 पे जाए, पहले चलते हम लोग 3 पे। 3 7 9 ओके 3 पे जाओ। व्हाट वेट ऑफ CaCO3 मस्ट बी डिकम्पोज। CaCO3 से क्या होगा, CO2 आएगा। टू कन्वर्ट 21 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंप्लीटली इनटू NaCO3। Na2CO3 कितना है, 21.2 ग्राम किलोग्राम। उससे CO2 का मास आएगा और CO2 का मास से CaCO3 बताना है, यही है ना। तो थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे हम लोग। Na2CO3 का जितना मोल होगा उतना ही मोल किसका होगा, CO2 का ना। 1:1 का रेशियो है ना, और जितना मोल CO2 है उतना ही CaCO3 का मोल हो गया। तो Ca 1:1 ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो Na2CO3 का मोल हो गया 21.2। थर्ड 21.2 किलोग्राम था, इतना ग्राम हो गया भाई मोलर मास 106 मोल। तो उतना ही मोल कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आ जाएगा। तो मास ऑफ CaCO3 भी इतना ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। 21.2 इंटू 10⁻³ बाई 106 मोल इसका है इंटू 100 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड, थर्ड के बाद 7th पे आ जाओ। 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन, मतलब 25.4 बाई 254 मोल जो हो गया। 0.1 मोल आयोडीन का है, और क्लोरीन का हो गया 14.2 डिवाइडेड बाई 71। तो 71 का डबल 142.2। इसका 0.1, उसका 0.2 है। मेरिएट कंप्लीटली, कंप्लीटली वाला बताया ना क्या करना है, जो अभी किया है क्वेश्चन। ICl एंड ICl3 ओके 0.1 और ये है 0.2। ICl3 देखो 7th। 7th हो जा रहा है मतलब सब हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। I2 plus Cl2 gives out ICl। यहाँ मान लो x मोल यहाँ पर रिएक्ट किया, तो यहाँ भी कितना होगा, x मोल ही चाहिए। और दूसरे में I2 plus 3Cl2 gives out 2ICl3। तो ये 0.1 मोल था, तो 0.1 माइनस एक्स मोल इधर रिएक्ट करेगा, एक्स मोल इधर किया तो 0.1 माइनस एक्स इधर करेगा। तो ये 3 इंटू, रुको 1 मिनट, 3 इंटू 0.1 माइनस एक्स मोल आ जाएगा। और ये टोटल दिया हुआ है, रिएक्ट कर गया, मतलब x प्लस 3 इंटू 0.1 माइनस एक्स, ये वैल्यू दिया हुआ था टोटल 0.2। इससे आ जाएगा इसका ICl का कितना हो गया, x मोल से कितना बनेगा, ये 2x मोल, ये इसका बताना था मोल। 2x क्या है, और ये हो गया 3 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 0.1 माइनस एक्स मोल। अभी सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, यही दोनों पूछ रहा है ना। जैसा क्वेश्चन P4 प्लस O2 वाला किया था, बोला था लर्न कर ले लो, वैसे ही आते रहता है। ये क्लियर हुआ। सेवन हो गया, 3 7 17 18 19 17 18 19 ओके 17 18 19 डायरेक्ट। 9 भी है क्या, 9 देखो 17 18 19 9। अरे तो फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, सब रिपीट हो रहा है। 7 8 ये सब एक ही कंसेप्ट है। 7 वाला 9 वाला तो
8 वाला जैसा बताया था वैसे ही 7 भी और 9 भी है, कंप्लीटली वाला है सब। देखो 9 में देखो XeF6 फ्लोरिनेट I2 IF7 एंड लिबरेट्स जेनॉन। रिएक्शन बैलेंस करना होगा XeFC XeF6 प्लस I2 वही बन जाएगा IF7 प्लस दिस, और इसका कितना आ जाएगा, हाँ XeF6 प्लस I2। बैलेंस कोएफिशिएंट बताओ, बैलेंस क्या क्या होगा, बैलेंस वाले कोएफिशिएंट्स। हाँ जेनॉन नोबल गैस होता है, जेनॉन केवल रिएक्ट करेगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, क्योंकि दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके अलावा किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ जेनॉन उसका कम होता है नाइस एनर्जी तो कर जाता है। 7367 ओके 7367 ना बताया तुमने, ओके ठीक है, ये हो गया 7 7 3 6 7। अब किसी एक का तो मोल दिया था, बताना है। 9th में देखोगे 210 मिलीमोल ऑफ XeF6 से कितना आएगा, यही बताना है ना, 210 मिलीमोल। टू 210 मिलीमोल से IF7 पूछा है ना मैक्सिमम, या जेनॉन जो भी पूछा, अब तो रेशियो आ जाएगा ना। IF7 कितना आ जाता, 6/7 इंटू 210 मिलीमोल, और ये पूछता तो 7/7 इंटू 210 मिलीमोल, यही होगा ना। ओके 9 भी कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7th हो गया 9। अब 18 19 22 ये तीन है, 18 19 22 18 19 हो गया तुम्हारा, ओके तो 22 करना है राइट। तो देखो 18 19 22 ओके। अच्छा इल्ड क्लियर नहीं था, अभी करना भी हो जाएगा 22 ओके। नेक्स्ट बताओ। थोड़ा कंसेप्ट है वो कर लेते हैं राइट। सैटरडे को लॉन्गर डाउट क्लियरेंस करके कर देंगे, सैटरडे है ना मेरा 8 to 9:30, उसी को थोड़ा जब तक डाउट होगा तब तक करते जाएंगे। अब ये कंसेप्ट इडियोमेट्री करना है हम लोग को, इडियोमेट्री एक कर लेते हैं, और एक और था कौन सा था, बुकलेट में जाओगे तो स्टार्टिंग में मोल वगैरह ये सब बता दिया था, हाँ परसेंटेज पे चल जाए। काम करो, ये बुकलेट तो सबको दिख रहा होगा, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। ये कौन सा है पेज नंबर, या ठीक है सामने बता देता हूँ तब करते हैं। 5 जो हो गया, पेज नंबर 5 पे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, हाँ डाउट है बोलो। नहीं नहीं वो सब डाउट सैटरडे, अब जो भी है क्वेश्चंस था पहले कंसेप्ट कर ले कि सैटरडे तक अटेम्प्ट करके आ जाओ जो जो आने वाले, क्योंकि आधे घंटे ही बचे हैं ना, 40 मिनट।
सैटरडे को थोड़ा लॉन्गर लेक्चर होगा, ये जब तक डाउट रहेगा तब तक चलते जाएगा वो। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये मोस्टली सबको आता ही है, ठीक है। एम एम्पेरिकल अभी और कुछ डाउट आ रहा है क्या? देखो सिलेबस नहीं समझ में आ रहा, देखो सिलेबस में बस बिगनर्स बॉक्स 3 छोड़ दो, बाकी सब है। बिगनर्स बॉक्स 1, 2 और 4 तीनों है। बिगनर्स बॉक्स 3 में क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म, वो छोड़ दो। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब छोड़ के बाकी सब है। वीडियोमेट्री भी है यहाँ, BB4 कंसेंट्रेशन टर्म के बाद जो दिया वो अभी बता रहा हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, शायद एक ही क्वेश्चन है या वो भी ना है। क्लियर हो गया क्या क्या है टेस्ट में? हाँ BB4 सॉल्व करना है। BB1, BB2, BB4 आएगा, ओके। BB3 नहीं आएगा क्योंकि वो कंसेंट्रेशन टर्म है। BB3 छोड़ के बाकी सब। कौन सा मोलारिटी? नहीं वो BB3 में है। देखो ठीक से समझो तुम लोग, इतना डाउट क्यों हो रहा है? कंसेंट्रेशन टर्म नहीं आएगा मतलब मोलारिटी, मोलालिटी, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ये सब टोटल 7 टर्म बताए थे, PPM, वो वाला पार्ट नहीं आएगा। और ये सारे पार्ट के क्वेश्चन BB3 में है, तो सिर्फ वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई मास, जो भी था वो सब छोड़ दो, जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो छोड़ के। इक्विवेलेंट वेट भी था क्या इसमें? नहीं यार, इक्विवेलेंट वेट अभी कहां पढ़ाते हैं, इसमें नहीं दिया होगा इक्विवेलेंट वेट, था कहीं? नहीं तो फालतू का कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? एनपीसी समझो ना, एनपीसी में BB1, 2 और 4 में जो है वो आएगा, बाकी सब छोड़ दो, क्या आएगा क्या नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, BB1, BB4 छोड़ के, BB1, BB2, BB4। तो उसमें इक्विवेलेंट वेट नहीं है, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, और सब नहीं है, तो वो सब नहीं आएंगे। जो भी है ना, BB1, BB2, BB4 में बस वही आएंगे, बाकी भूल जाओ। अभी सबको क्लियर हो गया क्या आने वाला है? पूछ लो ना, बार बार पूछ लो, नहीं सिलेबस नहीं क्लियर हो रहा। चलो अभी सबने यस कर दिया, मैं मानकर चल रहा हूँ सिलेबस समझ में आ गया क्या आने वाला है। बार बार मैं बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, BB3 छोड़ के बाकी सब आने वाला है। ओके चलो तब स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक बच जाएगा वीडियोमेट्री, यही है ना? ओके so we start molecular formula and empirical formula. Okay,
5 डाउट से एक डाउट है क्या मॉड्यूल का पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 6, हाँ जहाँ पे भी इन्फो दिया हो तो भी क्वेश्चन बैलेंस करते हैं तो नहीं रेशियो कुछ भी रखो, बैलेंसिंग में कुछ भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग में जरूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट रेशियो रखा, तुम इसको जो लिखना था ऐसे लिख सकते थे, इसको 7/6, इसको सबको मैं मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 7/2, 3/2, 6/2, 7/2 सब चलेगा, रेशियो चाहिए बस। मतलब तुम्हें जब बैलेंसिंग करना हो तो सिर्फ रेशियो है ना, तो तुम चाहो तो ऐसे लिखो 4Fe plus 3O2 gives out Fe2O3, 2Fe2O3, और तुम चाहो तो ऐसे लिखो 2Fe plus 3/2O2 gives out Fe2O3, दोनों चलेगा, दोनों सेम आंसर आएंगे, सिर्फ रेशियो चाहिए हम लोग को। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सर मोस्टली लोगों को मालूम होगा, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो, एक बार डेफिनेशन वहां पर देख लेना, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ simplest ratio of number of atoms in a molecule, एक मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट नंबर क्या है, वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस वो एग्जैक्ट नंबर बताना है, एग्जैक्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। देखो तो जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो C2H2 है, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH होगा। अब ये मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CH आएगा। C6H6 है, तो रेशियो 6:6 है, ये CH आएगा। अब ये हो गया C6H12O6, तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दो CH2O, और मान लो कि C12H22O11 है, तो ये तो सिंपलेस्ट ही है ना, इसमें सिंपलेस्ट नंबर नहीं आ सकता, तो इसका दोनों सेम हो गया H22O11। और मान लो C7H8, इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आएगा, ये भी सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। तो कैसे अलग करना था ये क्लियर हो गया अभी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब जिसमें डिवाइड कर सकते हो, जैसे C2H4O2 है, इसको लिख सकते हो CH2O। जैसे क्वेश्चन हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ CH, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है CH, C2H2, C3H3, C4H3, C4H4, C5H5, ये सब आएगा। ओके, जो लोगों ने मिस किया एक बार देख लेना, जिनका भी इशू आ जा रहा है नेटवर्क का, बार बार इधर उधर से आना पड़ रहा है, वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। तो देखो इसमें क्या होगा, CH हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया मैंने बताया, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, कि एग्जैक्ट नंबर C2H2, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH होगा, 2:2 से डिवाइड कर दो। C4H4, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो, CH आ जाएगा। इसका भी 6 से डिवाइड कर दो, CH आ जाएगा। इसका सिंपलेस्ट रेशियो 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट हो जाएगा, C1H2O, यही बचेगा ना, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी C2H2, C3H3, C4H4, C5H5, C6H6, C7H7, C8H8, कुछ भी हो सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, बट मॉलिक्यूलर मास नोन रहे, मान लो ये सबका तो CH ही था, मॉलिक्यूलर मास मान लो दिया है 26 है, तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो। कैसे, CH का कुछ मल्टीपल होगा,
C2H2, C2H3, C4H4, तो देख लो 26 किसका आ रहा है, C2H2 का ही आ रहा है ना। हाँ 26 C2H2 का आ रहा है, मतलब उसमें 2 होगा कोएफिशिएंट, तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दोगे। C2H2 तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, और जैसे कि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कि 78 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या हो सकता था, C2H2, C3H3, C4H4, C5H5, C6H6, C7H7, C8H8, यही हो सकता है ना। तो क्या लोगे कि 78 आ जाए। इसका इलिस्ट्रेशन 4, कौन सा इलिस्ट्रेशन 4, 1 2 3 4, C6H12O6, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया C6H12O6 वो पूछ रहे हो। ओके, इसका तुम्हें सिंपलेस्ट रेशियो लेना था, सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा इसका, सबसे इसमें 6 एटम 12 एटम 6 एटम, लोएस्ट सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो क्या लोगे, 6 से डिवाइड कर लो तो सिंपलेस्ट आ जाएगा ना, C1H2O6, एक वो हो जाएगा, यही होगा ना। और 2 से डिवाइड करते तो सिंपलेस्ट नहीं होता, 2 से डिवाइड करोगे तो C3H6O3 आता। अभी फर्दर डिवाइड करने लायक है, तब तक डिवाइड करो जब तक ये इंटीजर्स ना आ जाए, लोएस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स। जैसे C6H6 है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो C3H3 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो C2H2 होगा, वो नहीं, ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए, मतलब 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट आएगा। क्लियर हुआ अभी क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका आंसर ठीक है, बट अभी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लोगों को समझ में नहीं आया, रुक जाओ। C6H6 ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आया सबको। हाँ तो उसको इंटीजर से डिवाइड करो, जैसे C2H4O2 है ना, तो कितने से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो लोएस्ट आ जाएगा ना वो। अब C3H4 रहता तब क्या हो जाता, C3H4, तो ये तो लोएस्ट ही है, इसका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर दोनों सेम होगा, बट यही C2H4 हो जाता तो C2H4, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तब ये CH2 बन जाता है इसका। क्लियर हुआ कैसे करना है ये सब। हाँ लोएस्ट नंबर ऑफ लेके आओ रेशियो, 1 2 3 वगैरह, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो। हाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 सबका आ गया राइट। तो n का फैक्टर कैसे मालूम चला तुम्हें, तुमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देखा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 है, और ये कितना है 78, तो कितना टाइम है 6 टाइम है ना, तो n का वैल्यू 6 आ गया, तो फॉर्मूला हो गया C6H6 भी आएगा ना। तो तुमने n कैसे कैलकुलेट कर लिया, n का वैल्यू जो बता दिया कितना होगा 78/13। एक्चुअली ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये 78/13 6 आ गया, एक बार 6 आ गया तो फॉर्मूला क्या हो गया C6H6। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, n का जो वैल्यू होगा, तो जितने लोग मीटिंग से बाहर जा रहे हैं बार बार नेटवर्क इशू से, बार बार लेक्चर रिपीट करना डिफिकल्ट है, वो रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग, कई लोग आ रहे हैं सर फिर से, तो वो टॉपिक ही नहीं जा पाएगा, नेटवर्क से इशू आते रहेंगे, तो उसमें रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, यूट्यूब पर हमेशा अपलोड करता हूँ, उसे देख लिया करो, जो पार्ट मिसिंग रहेगा सबके लिए। ओके, तो देखो मैं क्या बोल रहा था, एन का वैल्यू, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बेसिकली n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे, और मॉलिक्यूलर n का वैल्यू कैसा आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास क्या है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल
फॉर्मूला मास, ये हो गया, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि एग्जांपल एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बताया कि मान लो CH है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, मे बी CH C2H2 C3H3 C4H4 C5H5 C6H6, ऐसे होता जाएगा। क्लियर? तो N कैसे कंप्लीट करेंगे? एग्जांपल था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे दिया था उसका कितना 78, तो किसका मास N का वैल्यू कितना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, ये 78 क्या है, गिवन है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 12 + 1 13, तो 13 का कितना टाइम करके होगा, N का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो गया 78 बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13, तो 6 हो गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक और फॉर्मूला दिया हुआ सबसे ऊपर, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब 6 इंटू ये होगा CH, तो ये हो गया C6H6। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? ऊपर वाले बॉक्स में दो फॉर्मूला क्लियर है तो हो जाएगा। क्लियर है? यस नो लिख दो, क्लियर। हाँ, तो ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। राइट, एवरीवन हैज रिटन यस, ओके ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट पे चले, हम लोग का ये हो गया, तो कैसे कंप्लीट किया जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे हम लोग बताएंगे, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ना, तो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताना होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स लेना होगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लोगे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स का एक रेशियो ही लेना है ना। जैसे मान लो कि एक टेबल दिया हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, एक में मेटल हो गया, ओ हो गया, इसको बताएगा कि मेटल मान लो 3.12 ग्राम है और 1.44 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या फॉर्मूला होगा। एटॉमिक मास मालूम है तुम्हें 52, इसका एटॉमिक मास ये हो गया 52 और इसका एटॉमिक मास 16, तो तुम्हें क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, इसका कितना मोल होगा 3.12 डिवाइडेड बाई 52, और ये होगा 1.44 ग्राम है बाई 16, दोनों का मोल तो आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये आ रहा है 0.06 और ये आ रहा है 0.09, तो कभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेटल 0.06 और ऑक्सीजन 0.09, इसका होल नंबर रेशियो देते हैं ना हम लोग, तो होल नंबर रेशियो के लिए क्या करेंगे, 0.06 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो तो कम से कम 1 हो जाएगा। तो इसी को जो लोएस्ट वाला जो होता है उससे ही डिवाइड कर दिया जाता है, इससे कम से कम ये तो 1 बन जाएगा, दूसरा क्या बन गया 0.06, ये जो बन जाएगा क्या हो जाएगा, मेटल हो गया 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 0.06 - 3/2, ऐसे भी नहीं लिख सकते, कभी ऐसे लिखते हैं क्या, मेटल 1.5 ऐसे नहीं, इसको भी होल नंबर लाते हो ना, तो होल नंबर लाने के लिए मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा 0.06 बाई 0.06 था, तो इसको फिर से लिखता हूं, मेटल और ऑक्सीजन, मेटल कितना बच गया था 0.06 बाई 0.06, ये हो गया 1, और ये हो गया 0.09 बाई 0.06, ये हो गया था 1.5, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 और इसको भी 2 से, तब ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 ना, तो किस रेशियो में आ गया M2O3, तो ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कुछ करना नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो लाना है, तुम्हें क्या दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा,
एटॉमिक मास मालूम होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को एक होल नंबर रेशियो में लाना है। तो ट्रिक एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकाल दो, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जो लोएस्ट हो उसी से उसको डिवाइड कर दो। जैसे m लोएस्ट है 0.06 और ऑक्सीजन 0.09 मोल है, यही है ना। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखना, फॉर्मूला हम लोग का M2O3 लाना है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो लोएस्ट नंबर 0.06 है उससे डिवाइड कर दो। तो 0.06 खुद तो 1 हो गया, बट ये कितना हो गया रेशियो, 1.5 ना। एक्चुअली रेशियो ये 1 और ये 1.5 है, फिर भी ऐसे नहीं लिखते थे। इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये M2O3 हो गया। तो स्टेप हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, जो लोएस्ट आ रहा है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, और दो लोएस्ट से दोनों से डिवाइड कर दोगे। इंटीजर आ गया तो वेल एंड गुड, इंटीजर नहीं आया तो फिर मल्टीप्लाई करके एक न्यू टर्म ले आओ। क्लियर हुआ। तो अब देखो, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन है 71.23%, हाइड्रोजन 12.95%, ऑक्सीजन 15.81%। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो 100 ग्राम लोगे तो ये 100 ग्राम लोगे तो कार्बन कितना होगा, 71.23। इसका नंबर ऑफ मोल्स ले लें हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो, तो 71.23 बाई 12 मोल, और ये होगा हाइड्रोजन कितना होगा 12.95 बाई इसका एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का होता है 16, 15.81 बाई 16। अब इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तुम्हें, 0.988 12.95। अब ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, बट सिंपल सा प्रोसेस वो मालूम होना चाहिए। वैसा बैलेंस करेगा कि इंटीजर टाइप आ जाए, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। अब सब चला गया। सारे व्हाइट बोर्ड गया। ओके देखो, कार्बन 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 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का मोल कितना आ गया था 71.23 बाई 12, इसका परसेंट दिया है 12.95 बाई 1, इसका हो गया 15.81 बाई 16, ये आ गया 0.988, ऊपर वाला आ गया है 12.95 और ये आ गया 5.936। तो सी ऐसे तो नहीं लिखते हैं, 59 नंबर ऑफ मोल का ही रेशियो होगा ना, H 12.95 H 0.988, ऐसे नहीं लिखते हो। तो क्या करना होगा, हम लोग को इंटीजर बनाना होगा ना। तो जो लोएस्ट है उसी से डिवाइड कर दो, लोएस्ट कौन सा अपने पास 0.988, उसी से सबको डिवाइड कर दो। तो वो कम से कम ये तो 1 हो जाएगा H ना, तो लोएस्ट वाला हो गया। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो ये हो जाएगा 0.988 बाई 0.988, ये हो गया 1, 12.95 बाई 0.988, तो ये आ जाएगा 13, और अगला आ जाएगा 16। तो फॉर्मूला आ गया ना 6 आ जाएगा, बोल के C6, क्या फॉर्मूला बन गया C6H13O1, मतलब ये एक रेशियो आ गया। तो ठीक है, यही आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। नहीं आता तो एक मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। बुकलेट पे देखो तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहां पे है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 4, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का परसेंट दिया हुआ है। पेज नंबर 5 पे जाओ, कैसे किया चेक करो एक बार।
हाँ, तो तीनों का देख लो, परसेंट दिया ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। बट एक और पॉइंट दिया कि मॉलिक्यूलर वेट दे दिया उसने। कई बार मॉलिक्यूलर वेट ना देके वेपर डेंसिटी दे देगा, तो वेपर डेंसिटी होगा तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास ना, तो उससे मॉलिक्यूलर मास देख लोगे कि क्या आ रहा है। एक बार मॉलिक्यूलर मास आ जाए तो फिर कैसे करना वो देखो। तो पहला ये टेबल क्लियर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों का नंबर ऑफ मोल ले लिया। नंबर ऑफ मोल कैसे होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कार्बन का मोल आ गया 3.39, हाइड्रोजन 5.03 और ऑक्सीजन 3.389, ऐसा ही है ना। अब तुम्हें जो सबसे लोएस्ट है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट 3.38 या 3.39 ले लो, तो उसी से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों खुद क्या हो गया है, 1 और 1, और हाइड्रोजन कितना हो गया है 1.5। तो अब तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इंटीजर आ जाता तो वेल एंड गुड, वही ले लेते, इंटीजर नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करो, तो C2H3O2 ऐसे ही आ गया ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3O3, और अभी बताया था एक कंसेप्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है 59, देखो निकाला है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 59। एन का वैल्यू कैसे था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ना, तो 118 बाई 59 कितना आ जाएगा, 2 आ गया ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, C6H4 C4H6O4। अब बताओ किसको डाउट आया इसमें। हाँ, मॉलिक्यूलर मास के लिए या तो वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, हमेशा राउंड ऑफ करना, 2.1 1.9 उसको 2 ले लेना, 2.1 2.08 2.12 2.13 सबको 2 ले लेना, 1.9 1.95 1.96 सबको 2 ले लेना। क्लियर हुआ। एक सिंपल सा टेबल बनाना है, नंबर ऑफ मोल ले आओ, उसके आगे नहीं समझा, किसके आगे, वो आगे वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। तो दो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखा था, एन था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आ गया था ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, तो उसका मास देखो कितना आ रहा है, C2H3O ऐसा कुछ था ना। तो जो भी आया था उसका मास आया था 59। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आगे कैलकुलेट किया 59, उसने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 118 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। कैसे, एन का वैल्यू क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो 118 बाई 59 2 आ गया था ना एक फॉर्मूला, एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रेशियो लाना है, तो इसलिए कहीं पे आईआईटी में नहीं आता इसे। मतलब इसमें कोई कंसेप्ट है क्या, नंबर ऑफ मोल ले आओ उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो मैथ का तीसरे चौथे क्लास का सम हो गया ना सब, रेशियो निकालना। ये क्यों देगा आईआईटी, ये तो सब 100% करेंगे ना। हाँ, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तभी बता पाओगे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ लिया, टेबल से केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। क्लियर। इस पे कुछ और क्वेश्चन में भेज देता हूं तुम लोगों के। इसका लास्ट कंसेप्ट देखो, यूडियोमेट्री करके, सबके पास है ना वो, सबके पास। लास्ट में जाओ BB4 के लिए, ये दोनों साइड कंसेप्ट है सब छोटे छोटे। रेडियोमेट्री पेज नंबर 16। क्या रिटर्न है एक बार देख लो उससे। उसने बताया था कि रेडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, इसको क्या बोलोगे, गैस एनालिसिस। गैस एनालिसिस मतलब हम लोग दो चीज करते हैं, या तो कोई गैस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते हैं,
नहीं मालूम है गैस कौन सा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं बट इसके थ्रू, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो तुम ये बता सकते हो कि कौन कौन से गैस है उसमें। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, आइडियोमेट्री और गैस एनालिसिस इन्वॉल्व्स व्हाट, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गैसियस रिएक्शंस। रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स आर गैसेस, जिसमें गैसेस होंगे, है ना, एंड इन विच व्हाट अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वॉल्यूम्स, मतलब उसको वॉल्यूम का परसेंट भी दिया जाएगा। 50 ml गैस ले लिया गया, 30 ml इस गैस का लिया गया, वो आगे क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो सबका तुम्हें वॉल्यूम के टर्म में आ जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें करना होगा तो कौन सा करोगे, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इज ओके टू डील विथ, जैसे N2 plus 3H2 गिव्स आउट 2NH3 है ना। नंबर 1 पॉइंट देखो, N2 और H2 क्या हो गया, N2 मतलब N2 का 1 मोल रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 to give 2 mole of NH3। तो since PV is equal to nRT है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू N, गिवन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे तो हमेशा रहेगा हर जगह। N2 और H2 दोनों सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे लिया गया, तो N2 का 1 liter will react with 3 liter of H2 to give 2 liter of NH3। ये कंसेप्ट आ गया, इसका 1 लीटर 3 लीटर से रिएक्ट किया, या 10 लीटर 30 लीटर से रिएक्ट किया। तो जैसे तुम मोल से सॉल्व कर रहे हो उसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसको क्या माना हुआ, गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। जैसे H2 और O2, पॉइंट नंबर 2, H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके H2O लिक्विड बन गया, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या मानोगे, 0, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब पूरे रूम में H2 और O2 है, हार्डली रिएक्ट करके 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वाटर बना, तो नेग्लिजिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसने ये दिखाया है कि 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल H2O बना, बट वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखोगे, इसका 2 ml इसके 1 ml से रिएक्ट करके 0 ml बना। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होता है कि एयर इज कंसिडर्ड टू बी मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और भी गैस होंगे, CO2 H2 सब होंगे, बट नेग्लेक्ट मारते हैं हम लोग। एयर मतलब N2 और O2 का मिक्सचर, और N2 क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट में, कंसिडर्ड एज नॉन रिएक्टिव गैसेस। कहीं पे भी तुम एयर से पास कराओ तो N2 एज इट इज बचा रहेगा। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं, LPG गैस बाहर आता है तो एयर जाता है, N2 और O2, N2 को कुछ नहीं होता, N2 मान के चलते एज इट इज बचा रहेगा और O2 रिएक्ट कर जाएगा। ये सब 3-4 पॉइंट है क्या क्या मानना था, है ना। आइडियोमेट्री क्या हो गया, हम लोग गैस का एनालिसिस करेंगे, कौन सा गैस है, क्या फॉर्मूला है, ये सब देखेंगे। उसके लिए पहला हो गया कि मोल की जगह तुम वॉल्यूम लेके चल सकते हो। दूसरा पॉइंट हो गया कि लिक्विड सॉलिड बने तो उसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दो। तीसरा हो गया एयर मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मान के चलो। चौथा हो गया कि नाइट्रोजन को मान के चलोगे कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एज इट इज वो वापस आ जाएगा। हाँ, इसका बाद वाला पॉइंट तुम्हें लर्न करना है। कुछ गैसेज होते हैं जैसे CO2, SO2, Cl2, these all will be absorbed by KOH solvent। KOH solvent सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, CO2 KOH में इन्वॉल्व, मतलब एक मिक्सचर हो गया CO2 और O2 को, उसको KOH से पास करो तो CO2 वहीं ट्रैप्ड हो जाएगा और O2 बाहर आ जाएगा। ऑर्मोनिकल CO2 Cl2, ये किसको ट्रैप करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये प्योर लर्निंग है, इसको लर्न करते जाओगे। क्यों, ये सब ऑर्गेनिक में जाके क्लियर हो जाएगा, अभी तो लर्न करना है। ओजोन गैस हो गया, तुम चाहते हो ओजोन गैस को हम लोग ये करें, एब्जॉर्ब कर ले कहीं। मान लो मिक्सचर ऑफ O2 और O3 है, तो टर्पेंटाइन ऑयल से पास करो तो ओजोन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा और O2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब O2 को तुम्हें ट्रैप करना है तो क्या दोगे, पायरोगैलल सॉल्यूशन दे दो, वो ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। वाटर किसको एब्जॉर्ब करेगा, NH3 और HCl को। ये हुआ ना, NH3 और HCl हो गया, तो वाटर से पास करो, वाटर ट्रैप कर लेता है NH3 को और HCl को। H2O को ट्रैप करना है तो CaCl2 दे दो, जो मॉइस्चर ट्रैप करने के लिए CaCl2 डाला रहता है, वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है, CaCl2 H2O से कंबाइन कर जाएगा।
और CuSO4.5H2O CaCl2.8H2 ऐसा बन जाता है। तो क्या बनता है वो मैटर नहीं है, ट्रैप करने के लिए क्या दोगे ये। अब देखो जैसे बिगनर्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है C6H5OH गैस प्लस O2 गैस गिव्स ऑफ CO2 और H2O, बैलेंस कर लोगे तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा जब 30 ml को बंद किया जाए। तो बैलेंस करने से क्या होगा, पहले कितना था 30 ml के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, और जब बंद करने के बाद CO2 और H2O आ गया तो वो कितना कितना आएगा, राइट। और एक बार आ जाए कि CO2 और H2O कितना कितना आ जाए, H2O को 0 मान लोगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ बैलेंस वाले हैं मेरे पास। रुक जा, ओके देखते हैं कैसे कैसे होगा। देखो जैसे कि 2H2 गैस 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट व्हाट 2H2O लिक्विड है। अब तुम्हें दे दे कि मान लो इसका मैंने ले लिया है 20 ml और इसका कुछ दे दिया कुछ 50 ml, 0, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, 20/2 50/1 ml को मोल लेकर चल सकते हो, क्यों, गेल-लिब्स लॉ इज वैलिड, PV इक्वल टू nRT होता है ना, PV इक्वल टू nRT मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N इफ एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो दिया रहेगा दोनों गैसेस सेम प्रेशर टेम्परेचर पे होगा, तो वॉल्यूम को मोल मान के चलो। तो लिमिटिंग रेजिएंट क्या हो गया, 20/2 10 हो गया और ये 50/1 O2, तो H2 लिमिटिंग रेजिएंट है, ये कितना हो जाएगा 0, क्लियर हुआ, ये गायब हो जाएगा। और इसका 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट किया था, 20 मोल विल रिएक्ट विथ 10 ml, है ना, तो बचेगा कितना 14 है, ये 50 माइनस 1/2 इंटू 20, ये सब लिमिटिंग रेजिएंट कंसेप्ट, 40 ml O2 बच जाएगा और H2O कितना बनेगा, नेग्लेजिबल, क्यों, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, इसका वॉल्यूम ही मतलब, तो टोटल वॉल्यूम कितना गायब हो गया, 70 ml से 40 ml पे हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आएगा, इनिशियल कितना था, प्रोडक्ट का कितना हो गया, तो पहले था 70 और बाद में बच गया 40, 30 ml गायब हो गया ना, क्लियर, यस नो, ओके, तो नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या हो गया, हाँ लिमिटिंग रेजेंट कैसे नहीं समझ में आया, लिमिटिंग रेजेंट देखो, लिमिटिंग रेजेंट के लिए क्या करना था तुम्हें कि ये 20/2 कर दो, 20/2 मतलब कौन सा हो गया लिमिटिंग रेजेंट, 20/2 10, 50/1 50, तो लिमिटिंग रेजेंट हमने बोला था जो लोएस्ट होगा वो, तो यही लिमिटिंग रेजेंट, ये 0 बच जाएगा। इसका 20 ml इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 2 मोल 1 से रिएक्ट करता है, तो 20 ml 1/2 इंटू 20, हाँ इतना, इतना से 10 से रिएक्ट कर गया तो कितना बन गया 40 ml ना, और ये वाटर बन गया, वाटर लिक्विड है, इसका वॉल्यूम क्या लेना है, नेग्लेजिबल, वाटर को नेग्लेजिबल मान लो, यही बताया ना, सॉलिड लिक्विड बने तो मान लो वॉल्यूम 0 हो गया, क्लियर। अब बताओ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना हो गया, पहले कितना था 70 ml, बाद में कितना बच गया, ये 0 हो गया, ये भी नेग्लेजिबल हो गया, 40 ml बचा हुआ, तो तुम्हारा कहाँ 70 ml कहाँ 40 बच गया था, 30 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, वो पूछता है कितना ml कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बताओगे कितना ml तुम्हारे पास बचा, 40 ml बचा था, कितना ml गायब हो गया वो पूछेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 70 ml लिया, बाद में 40 ml ही बचा हुआ है सब मिला के, तो 30 ml कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक क्वेश्चन है कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्लियर हुआ,
ओके, एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे कि 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2CO2 गैस। अब बताओ, इसका दे दिया कुछ तो 20 ml और ये दे दिया 70 ml, तो ये 0 था, कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा पूछेगा। हाँ, टोटल माइनस रिमेनिंग इज कॉन्ट्रैक्शन, राइट, अंडरस्टूड। टोटल पहले कितना था और बाद में कितना बचा, पहले जितना भी था बाद में जितना बच गया उतना गायब हो गया, वही कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कितना कम हो गया। अभी जैसे 90 ml है, बाद में कितना बचा वो बताना होगा ना। तो लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, अच्छा अगेन सीओ है। हाँ, तो सीओ का कितना होगा 20/2, ये 0 बच गया, ये कितना होगा 1/2 इंटू 20, मतलब 10 ml से रिएक्ट किया, तो ये कितना बच जाएगा 70 माइनस ये 60 ml बच गया ना। और CO2 कितना बन जाएगा 2 से 2 मतलब 20 ml ना, करेक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन कितने 90 माइनस 8, पहले 90 ml था, आपका कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, क्लियर। ओके, एक और क्वेश्चन देखें, 20 ml मीथेन प्लस 30 ml ऑक्सीजन इज एक्सप्लोडेड, ये दोनों को रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर दिया गया। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ये प्रोडक्ट जो भी आएगा, -80 कैसे, बाद में कितना बच गया, O2 बच गया 60 और CO2 बन गया 20, टोटल 80 बन गया ना, ये सब बताया था लिमिटिंग रिएजेंट में। हाँ, कि 80 ml प्रोडक्ट बन गया, पहले 90 ml था, तो तुम्हारा मिक्सचर कम हो गया ना। ओके, हाँ, तो बाद में क्या बच जाएगा, यही सब क्वेश्चन होंगे, तो क्या करोगे इसके लिए भी फिर वही लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जो भी होगा कर लो। CH4 plus 2O2 gives out what, CO2 plus 2H2O, पहले कितना था CH4 20 ml, O2 कितना है 30 ml, ये कितना था 0 0, T इक्वल टू T पे क्या बचेगा यही बताना है ना, कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट O2 30/2 0 ना, 30/2 15 ना, ये कितना बच जाएगा CH4, हाँ 20 था, माइनस रिएक्ट कर गया कितना 1/2 इंटू 30, पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट, बस वहां मोल लिखा आता है, ml लिखना है 5 ml, और इसका कितना बच जाएगा, फॉर्म होगा 1/2 इंटू 30 ना, और ये नील क्योंकि ये लिक्विड है, आना पड़ेगा ml है, O2 0 है, CO2 15 ml है और H2O नेग्लेजिबल है। क्लियर, यस और नो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सबके क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन 100 ml CO plus 40 ml O2 एक्सप्लोडेड, और इसको हम लोगों ने QH सॉल्यूशन से पास किया, QH सॉल्यूशन, तो ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को, है ना। तो what volume of gas will remain, what volume of gas will remain, and which gas, कौन सा गैस बाहर आएगा।
रुको, लिखने में भी तुम लोग डाउट लिखने लगते हो, फिर वो दिखता नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ उसमें डाउट नहीं। हाँ, अच्छा वो 100 ml है। उस समय में लिख रहा था, किसी ने तो लिखा होगा तो फिर उसमें वो प्रिंट नहीं होता। मैं लिख रहा हूँ, किसी ने डाउट लिखा तो वो वर्ड गायब हो जाता है। 100 ml of CO and 40 ml of O2। हाँ, yes, right, 20 ml CO is left। Good. Shubham also 20 ml, correct। 20 ml कार्बन मोनोक्साइड बच रहा है। ओके, मतलब कई लोग क्लियर हो गया। ये देखो, 2CO अभी मत लिखना, 2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। इसका था 80 ml और ये था 40 ml। 80 कहाँ था, 100 था ना, 100 ml और ये 40 ml था। ये स्टार्टिंग में 0 था, तो T इक्वल टू टी पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है तुम्हारा 40/1 100/2, O2 है ना, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये 0 हो गया 40/1। तो ये जो बचेगा, कितना बचेगा, 100 था, रिएक्टेड पार्ट कितना हो गया, -2/1 इंटू 40। ये 20 ml CO, 20 ml ये बच गया, और CO2 जो बनेगा O2 के अकॉर्डिंग डबल 80 ml, तो ये बन जाएगा 80 ml CO2। इसको जैसे ही तुमने KOH से पास किया, KOH क्या होगा, CO2 इज एब्सॉर्ब, मतलब कितना हो गया, 80 ml एब्सॉर्ब हो गया। जो बाहर आएगा कौन सा होगा, वो CO गैस कम्स आउट, वो ट्रैप नहीं होगा, तो उसका वॉल्यूम जितना था वो रह जाएगा। VCO कितना बच गया, 20 ml बाहर आ गया। यही पूछा ना, कौन सा गैस बाहर आएगा। अब यहाँ Cu2Cl2 दे देता था, Cu2Cl2 CO को एब्सॉर्ब करता। KOH के जगह Cu2Cl2 दे दिया जाए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो क्या बाहर आएगा, तब तो CO2 बाहर आएगा ना। क्लियर। तो इस पे कुछ सॉल्व क्वेश्चन में भेजता हूं, उसे देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, मतलब कुछ 10-12 सॉल्व भेज दूंगा, उसे सही से कर लेना, तो उससे क्लियर हो जाएगा, फिर कर लेना। बट इडियोमेट्री पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि इडियोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, कुछ साल पहले आ गया था, 20 ईयर्स के बाद एक क्वेश्चन आ गया था, फिर रात नहीं आता अभी। केमिकल इक्वेशन से बहुत आते हैं, मोल कंसेप्ट से बहुत आते हैं। ये थोड़ा नेग्लेक्टेड टॉपिक है आईटी के लिए, 20 साल के बाद कभी एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया ऐसा। बट कंसेप्ट तो क्लियर करके रखो, सब वही है, लिमिटिंग रेंज सब कुछ वैसे ही है। एब्जॉर्ब वाला टेबल सही से याद कर लेना, कौन किसको एब्जॉर्ब करता है। तो मैं इस पे कुछ सॉल्व क्वेश्चन भेजता हूँ, वो देख के फिर आगे रिमेनिंग सॉल्व करना। क्लियर हो गया, ये क्या करना है, यस नो, क्लियर। वो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो रिएक्टेंट जो बच गया, वो जो गैस बाहर आया कौन कौन सा है, तो बताना पड़ेगा ना। तो दोनों को मैं भेजता हूँ, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के कुछ भेज देता हूँ, सॉल्व एग्जांपल कुछ इसके भेज देता हूँ, अच्छे से सॉल्व करना, फिर बुकलेट करना, क्योंकि बुकलेट में तो टफ क्वेश्चन भी होंगे ना बहुत। और सैटरडे को हम लोग जब तक डाउट नहीं होगा तब तक लेक्चर रखते रहेंगे। ओके, 8 o'clock का स्टार्ट करेंगे, जब तक डाउट रहेगा तब तक चलते रहेंगे। चलो ठीक है, ओवर कर मीटिंग। चलो ऑनलाइन।